आपके अपने YouTube चैनल टेक्निकल विद पूनिया सर पे आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे। आज हमारे पास जो चैप्टर होगा हमारे पास ट्रांसमिशन लाइन या पारेषण लाइन। इससे पीछे हमने जो चैप्टर किया था वो क्या था, उत्पादन केंद्र। हमने वोल्टेज को उत्पादित कर लिया था। अब उस वोल्टेज को हमने क्या करना है, जनरेटिंग स्टेशन से वितरण केंद्र तक भेजना है। उसके लिए जो हमारा चैप्टर आज है पारेषण लाइन। तो आज हमारी पहली क्लास है पारेषण लाइन की। तो पारेषण के बारे में पढ़ेंगे, ट्रांसमिशन के बारे में क्या होता है। तो हमारे पास चैप्टर है पारेषण, ट्रांसमिशन। ट्रांसमिशन के बारे में पढ़ेंगे। हमारे पास ट्रांसमिशन क्या होता है। तो ट्रांसमिशन क्या होता है, जो हमने वोल्टेज उत्पादित की है उस वोल्टेज को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के हम क्या कहते हैं, पारेषण कहते हैं। तो पारेषण हमारे पास क्या होता है, पारेषण के बारे में लिखेंगे हम। पारेषण उत्पादन केंद्र से उत्पादित वोल्टेज को उत्पादन केंद्र से उत्पादित वोल्टेज को वितरण केंद्र तक भेजना। वितरण केंद्र तक भेजना पारेषण कहलाता है। पारेषण कहलाता है। तो पारेषण हमारा क्या होता है, तो पारेषण होता है हमारा वही उत्पादन केंद्र से उत्पादित वोल्टेज को वितरण केंद्र तक भेजना हमारा क्या कहलाता है, पारेषण कहलाता है। तो पारेषण क्या है, पारेषण लाइन का निर्माण, पारेषण लाइन का निर्माण पारेषण लाइन का निर्माण पारेषण लाइन का निर्माण धारावहन अक्षमता के अनुसार किया जाता है। पारेषण लाइन का निर्माण धारावहन अक्षमता के अनुसार किया जाता है। यह केल्विन के नियम अनुसार होता है। यह केल्विन के नियम अनुसार होता है। यह केल्विन के नियम के अनुसार होता है। तो हमारा पारेषण क्या होता है, उत्पादन केंद्र से उत्पादित वोल्टेज को वितरण केंद्र तक भेजना क्या कहलाता है, पारेषण कहलाता है। पारेषण लाइन का निर्माण धारावहन अक्षमता के अनुसार किया जाता है। यह केल्विन के नियम के अनुसार होता है। पारेषण हमेशा उच्च वोल्टेज पर किया जाता है। पारेषण हमेशा उच्च वोल्टेज पर किया जाता है। पारेषण हमेशा उच्च वोल्टेज पर
किया जाता है। पूछा जाता है पारेषण किस पे किया जाता है? पारण हमेशा उच्च वोल्टेज के ऊपर किया जाता है। तो हमारा क्या होता है भाई? पारेषण है जो हमने वोल्टेज उत्पादित की है उस वोल्टेज को वितरण केंद्र तक भेजना क्या कहलाता है? पारेषण कहलाता है। पारेषण कहलाता है। और यह धारा वहन क्षमता के अनुसार पारेषण लाइन का क्या किया जाता है? निर्माण किया जाता है। यह केल्विन नियम के अनुसार निर्मित होती है जो हमारी पारेषण लाइन होती है। पारेषण हमेशा उच्च वोल्टेज के ऊपर किया जाता है। अब आगे पूछा जाता है उच्च वोल्टेज पे पारेषण के लाभ। उच्च वोल्टेज पर पारेषण के लाभ। उच्च वोल्टेज पर पारेषण के लाभ। तो उच्च वोल्टेज पे जब हम पारेषण करते हैं तो उसके क्या लाभ होते हैं? तो उसके लाभ में हम लिखेंगे उच्च वोल्टेज पर पारेषण करने से 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 हानियां कम होती है। हानियां कम होती है। हानियां कम होती है। चालक का आकार, चालक का व्यास घट जाता है। चालक का व्यास घट जाता है। चालक का व्यास घट जाता है। चालक का वजन कम हो जाता है। चालक का वजन कम हो जाता है जिससे लागत कम होती है। जिससे लागत कम होती है। पारेषण सामान्यतः पूछ लिया जाता है। पारेषण सामान्यतः 765 केवी, 400 केवी, 220 केवी, 132 केवी और 66 केवी पर होता है। तो ये हमारे पास क्या है? उच्च वोल्टेज पारेषण के लाभ क्या होते हैं? उच्च वोल्टेज पर जब हम पारेषण करते हैं तो हमारे पास क्या होता है? हानियां कम होती है जिसके कारण चालक का व्यास घट जाता है। चालक का वजन भी कम हो जाता है जिससे लागत क्या होती है? हमारे पास कम होती है। फिर पारेषण पूछा जाता है भाई कितने तक किया जाता है? तो जो पारेषण होता है हमारा 765 केवी, 400 केवी, 220 केवी, 132 केवी और 66 केवी पर होता है। तो भारत में जो अधिकतम पारेषण होता है वो कितने केवी तक होता है? 765 केवी तक भारत में अधिकतम पारेषण होता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे आगे हमारे पास है ट्रांसमिशन लाइन के लिए मुख्य घटक। तो हमारे पास क्या है? पारेषण लाइन के मुख्य घटक। पारेषण लाइन के मुख्य घटक। तो पारेषण लाइन के हमारे पास क्या क्या घटक होने चाहिए? पारेषण लाइन के मुख्य घटक। तो इसमें सबसे पहले हमारे पास है चालक। सबसे पहले हमें किसकी जरूरत पड़ेगी? चालक की, जिसको हम क्या बोलते हैं? कंडक्टर। और कंडक्टर क्या होता है? जिसमें धारा का प्रवाह आसानी से हो जाए उसको हम क्या बोलते हैं? चालक बोलते हैं। तो इसका प्रयोग पूछा था। इसका प्रयोग
वोल्टेज को एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेकर जाने के लिए क्या आता है? लेकर जाने के लिए किया जाता है। तो चालक हमारा क्या होता है? जो हमारी वोल्टेज होती है उसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? चालक का प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग वोल्टेज को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए किया जाता है। इसमें मुख्य रूप से ACSR का प्रयोग किया जाता है। ACSR चालक का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? ACSR चालक का प्रयोग किया जाता है। हमारे किसका प्रयोग किया जाता है? इसमें मुख्य रूप से ACSR चालक का प्रयोग किया जाता है। तो ACSR हमारे पास क्या होता है? ACSR तो ये हमारे पास होता है एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स्ड। तो पेपर में इसकी फुल फॉर्म काफी बार पूछी जाती है। एक तो क्वेश्चन पूछा जाता है ओवरहेड लाइन या ट्रांसमिशन लाइन में किस चालक का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें ACSR चालक का क्या किया जाता है? प्रयोग किया जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स्ड। इसमें जो एक मुख्य तार होती है वो हमारी होती है स्टील की प्रयोग की जाती है और बाकी तार किसकी होती है? एल्यूमिनियम की। तो ओवरहेड लाइन में किसका प्रयोग किया जाता है? अधिकतर ACSR का प्रयोग किया जाता है। एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स्ड का प्रयोग किया जाता है। तो क्या होते हैं ACSR में हम चालकों का निर्धारण कैसे करते हैं? तो क्या होता है? स्टील का होता है। तो इसके कारण क्या होता है? स्टील का तार प्रयोग करने से यांत्रिक शक्ति बढ़ जाती है। यांत्रिक शक्ति बढ़ जाती है। यांत्रिक शक्ति बढ़ जाती है। तो क्या हो जाती है हमारे पास? यांत्रिक शक्ति क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। तो ये हमारे पास क्या होता है? एल्यूमिनियम चालक के अंदर स्टील की तार का प्रयोग किया जाता है। अब हमारे पास आती है चालकों की संख्या कैसे निर्धारित करते हैं? चालकों की संख्या, तो इसलिए इसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है चालकों की संख्या। तो बराबर में हमारे पास ये क्या होता है? 3n स्क्वायर माइनस में 3n प्लस में 1, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। चालकों की संख्या निकालने के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है? 3n स्क्वायर माइनस में 3n प्लस में 1। तो हमारे पास ये 1 क्या होता है? ये होती है हमारे पास स्टील तार। हमारे पास क्या है? स्टील तार है। n हमारे पास क्या है? नंबर ऑफ पर्थ। नंबर ऑफ पर्थ, परतों की संख्या, नंबर ऑफ पर्थ। तो हमारे पास ये
फॉर्मूला होता है, ये होता है हमारे भी चालकों की संख्या निकालने का, कुल चालकों की संख्या निकालने का सूत्र हमारे पास होता है 3n स्क्वायर माइनस में 3n प्लस में 1 1 हमारे पास है स्टील तार, n हमारे पास क्या नंबर ऑफ परत है। उसके बाद दूसरा होता है हमारे पास चालकों का व्यास ज्ञात करने के लिए, दूसरा हमारे पास क्या है चालकों का व्यास। चालकों का व्यास निकालने के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है चालकों का व्यास। तो चालकों का व्यास के लिए हमारे पास सूत्र होता है 2n माइनस में 1 इंटू डी। ये हमारे पास क्या होता है चालकों का व्यास निकालने का क्या होता है फॉर्मूला होता है चालकों का व्यास 2n माइनस 1 इंटू डी। तो हमारे पास क्या है पहले हमारे पास n बराबर 1 है, क्या है n बराबर हमारे पास क्या है 1 है। तो हमसे पूछा भाई चालकों की कुल संख्या कितनी होगी, तो इसको हम फॉर्मूले के अंदर रखेंगे। तो फॉर्मूला हमारा 3 गुणा में 1 का स्क्वायर, n की वैल्यू कितनी है 1 है, माइनस में 3 गुणा में 1 प्लस में 1, तो हमारे पास ये बन जाएगा। तो हमारा फॉर्मूला था 3n स्क्वायर माइनस में 3n प्लस में 1। तो n बराबर हमें दिया हुआ 1, तो n की वैल्यू हमने रखी 3 गुणा में 1 का स्क्वायर माइनस में 3 गुणा 1 प्लस में 1। तो जब इसको हम सोल्व करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1 का स्क्वायर होता है 1 और 1 की गुणा करेंगे 3 के साथ हमारे पास कितना आ जाएगा 3, माइनस में 1 की और 3 की गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 3, प्लस में हमारे पास क्या है 1, 3 से 3 कैंसिल होगा हमारे पास क्या बच गया 1 बच गया। तो हमारे पास चालक की संख्या कितनी आई है, कुल चालकों की संख्या हमारे पास कितनी आई है 1 आई है। चालकों का व्यास पूछे तो हमारे पास क्या हो जाएगा अभी, तो चालकों का व्यास में 2 गुणा में 1 माइनस में 1 और इंटू डी। तो हमारे पास क्या हो गया 2 की और 1 की गुणा करें तो कितना आ गया 2 माइनस में 1 इंटू क्या है डी। तो हमारे पास ये क्या आ गया भाई 1d आ गया, क्या आ गया है 1d आ गया, कितना आ गया है 1d आ गया। और इस 1d को हम चालक के रूप में कैसे दर्शाते हैं, तो 1d होता हमारा इस प्रकार से। तो हमारे पास क्या ये एक चालक है और इसका व्यास भी कितना है 1d आया है। ये था हमारा चालकों की संख्या निकालने का और चालकों का व्यास निकालने का फॉर्मूला हमने रखा है। अब हम क्या करते हैं n बराबर 2 लेते हैं, कितने लेते हैं n की वैल्यू हमारे पास है 2, कितनी वैल्यू ली है n की वैल्यू ली है 2। तो हम इसको फॉर्मूले के अंदर रखते हैं। तो हमारा फॉर्मूला था 3n स्क्वायर, 3 गुणा में 2 का स्क्वायर माइनस में 3 गुणा में n था, n की वैल्यू कितनी है 2 और प्लस में क्या है हमारे पास 1। जब इसको हम सोल्व करें तो हमारे पास क्या आएगा 2 का स्क्वायर 4 और 4 की और 3 की गुणा करेंगे हमारे पास कितनी आ गई है 12, माइनस में 3 की और 2 की गुणा करेंगे कितनी आ गई है 6, प्लस में क्या आ गया है 1, बराबर में क्या होगा 12 में से 6 गए 6 बच गए और प्लस में क्या है 1, हमारे पास कितने आ गए कुल चालक कितने आ गए हैं 7 आ गए। हमारे पास कुल चालकों की संख्या कितनी आई है 7 आई है। जब हमने n की वैल्यू कितनी ली है 2, परतों की वैल्यू कितनी ली 2, तो हमारे n बराबर कितने हैं 2। तो इसको अंदर फॉर्मूले के अंदर का तो हमारे पास कुल चालकों की संख्या कितनी आ गई है 7। अब हमने निकालने भाई क्या चालकों का व्यास, चालकों का व्यास निकालने का हमारे पास सूत्र क्या था चालकों का व्यास। तो चालकों का व्यास निकालने के लिए हमारे पास सूत्र था 2n माइनस में 1 इंटू डी। तो हमारे पास क्या है 2 गुणा में n की वैल्यू कितनी है 2 माइनस में 1 और इंटू क्या है डी। तो 2 की गुणा 2 से करें 4 और 4 में से 1 गया कितने बच गए 3d बच गए, कितने d बच गए हैं। तो हमारी जो चालकों का व्यास दिखाई दिएगा वो मैं किस प्रकार का होगा 3d प्रकार का। जब इसको हम बनाते हैं तो 1d का हमारे पास क्या था, तो 1d का हमारे पास आता है इस प्रकार से। अब हमने क्या है 3d का बनाना है, तो 3d का बनाएंगे तो हमारे पास ये होगी एक स्टील की तार, किसकी स्टील की तार, और इसके ऊपर जो 6 तारें लगेगी वो हमारी किसकी लगेगी एल्यूमिनियम की। तो हमें इस प्रकार से दिखाई देगा। 3D का मतलब क्या होता है हमारे पास 3D में हमें 1 2
3, 1 2 3, 1 2 3। ये हमारा क्या होता है 3D। तो ये इस प्रकार से हमारी क्या बनेगी भाई, जो चालक तार है वो इस प्रकार से बनेगी हमारी। तो क्या हमें ये 3D में दिखाई देती है। तो चालकों का व्यास हमारे पास ये आ गया है। तो हमने ये निकाल लिया भाई, चालकों का व्यास कैसे निकालते हैं, कुल चालकों की संख्या कैसे निकालते हैं। तो चालकों की संख्या निकालने का सूत्र हमारे पास होता है 3n स्क्वायर माइनस में 3n प्लस में 1। एक क्या हमारे पास यहाँ पे स्टील की तार है, n हमारे पास क्या नंबर ऑफ परत है, कितनी परत है। चालकों का व्यास निकालने का सूत्र हमारे पास है 2n माइनस में 1 इंटू में d। जब हमने परत 1 ली थी तो हमारे कुल चालकों की संख्या कितनी आई थी, 1 आई थी, और चालकों का व्यास कितना था, 1d आया था। तो ये हमने इस प्रकार से 1d को क्या है दिखाया था। फिर हमने क्या भी n बराबर 2 लिया है, तो n बराबर 2 लिया तो हमारे पास कितनी आ गई, n की वैल्यू हमने 2 रखी, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, और 4 की और 3 की गुणा करी 12, 3 इंटू n था, n की वैल्यू 2 है, तो 3 गुणा 2 6 प्लस में 1। तो हमारे पास क्या है, ये हमारे पास यहाँ पे क्या है 1 है। तो हमारे पास क्या होगा भाई, 12 में से 6 गए, 6 प्लस में 1 बराबर में कितने हो गए, कुल चालक कितने होंगे हमारे पास, 7 चालक होंगे, जिसमें से एक स्टील का होगा और 6 तार किसके हो गए, एल्यूमिनियम के। चालकों का व्यास निकाला फिर हमने, तो चालकों का व्यास निकाला तो हमारे पास कितना आया भाई 3D आया है, और 3D हमने दिखा दिया भाई 1 2 3 1 2 3 और 1 2 3। ये हमारे पास क्या होगा भाई चालकों का व्यास, और इस प्रकार से हमारा क्या बनेगा भाई चालक बनेगा, ACSR इस प्रकार से बनेगा। फिर अब हम क्या करते हैं, हम लेते हैं n बराबर में 3। क्या लेते हैं, n बराबर में 3। तो n बराबर जब 3 लेंगे तो पहला पूछा जाएगा हमें चालकों की संख्या, किसकी, कुल चालकों की संख्या, कुल चालकों की संख्या। तो कुल चालकों की संख्या हमारे पास क्या होगी, तो कुल चालकों की संख्या निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, तो फॉर्मूला होता है हमारे पास 3n स्क्वायर माइनस में 3n प्लस में 1। ये हमारे पास फॉर्मूला होता है 3n स्क्वायर माइनस में 3n प्लस में 1। तो यहाँ पे हमारे पास n की वैल्यू कितनी है, 3 है, तो 3 का स्क्वायर माइनस में 3 गुणा में 3 प्लस में 1। 3 का स्क्वायर करें तो कितना हो गया हमारे पास 9, और 9 की और 3 की गुणा करें तो हमारे पास कितनी आ गई है 27, माइनस में 3 की और 3 की गुणा करें हमारे पास कितनी होगी है 9 होगी, कितनी 9, प्लस में क्या है 1 है, बराबर में हमारे पास क्या हो जाए भाई 27 में से 9 गए कितने बच गए 18, 18 प्लस में 1 तो हमारे पास कितना हो गया 19। तो हमारे पास जो टोटल चालक होंगे वो कितने होंगे 19। फिर चालकों का व्यास कैसे निकालते हैं हम, चालकों का व्यास, तो चालकों का व्यास निकालते तो हमारे पास क्या हो जाता है, तो हमारे पास होता है 2n माइनस में 1 इंटू में d। तो 2 गुणा में n की वैल्यू कितनी है 3 माइनस में 1, तो हमारे पास कितना हो गया ये 3 दूनी 6, 6 में से 1 का कितने बच गए 5d, तो हमारे पास कितनी होगी 5d। चालकों का व्यास कितना होगा हमारे पास 5d। और इसको हम किस प्रकार से दिखाते हैं, तो हमारे पास ये होती है सबसे पहले एक स्टील की तार, फिर इसके ऊपर हमारी कितनी लगेगी 6 तारें और आएगी एल्यूमिनियम की, 2 3 4 5 6, ये होगी हमारी 7, टोटल कितनी होगी 7, 12 और बच गई हमारी, तो 12 हमारी कहाँ पे लगेगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। इस प्रकार से हमारा क्या बनेगा चालक। और जो ये हमारे पास क्या है 5D, तो 5D में हमारे पास कैसे दिखेगी 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ये हमारे इस प्रकार से हमें दिखाई देगी, ये हमारी क्या होगी इस प्रकार से हमें क्या दिखाई देगा, एक ACSR चालक दिखाई देगा। तो ये हमारे पास क्या है एक ACSR चालक है। ये था भाई हमारे चालक का
अब हमारे और क्या चाहिएगा हमें, तो आगे हम पढ़ेंगे भाई किसके बारे में, इंसुलेटर के बारे में। तो ये हमारे चालक, अब हम क्या पढ़ेंगे भाई, विद्युत रोधक, इंसुलेटर। तो हमारे पास क्या है, विद्युत रोधक, और विद्युत रोधक को हम क्या बोलते हैं, इंसुलेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंसुलेटर। तो इंसुलेटर हमारा क्या होता है, इसका प्रयोग इसका प्रयोग इसका प्रयोग धारा रोकने के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग धारा रोकने के लिए किया जाता है, यह निम्न प्रकार के होते हैं, यह निम्न प्रकार के हैं। तो हमारे पास क्या भाई, इंसुलेटर निम्न प्रकार के हैं। तो इनमें सबसे पहले जो हमारे पास है, तो हमारे पास है डिस्क इंसुलेटर। पहला हम क्या पढ़ेंगे भाई, पिन इंसुलेटर पढ़ लेते हैं। पिन इंसुलेटर, इसके बारे में पढ़ेंगे, पिन इंसुलेटर के बारे में पढ़ेंगे। पिन इंसुलेटर हमारा क्या होता है, यह मुख्यतः चीनी मिट्टी का बना होता है। यह मुख्यतः चीनी मिट्टी का बना होता है। हेलो, अरे यार वीडियो बना हुआ है जो हमें 1:45 बना होता है। इसका प्रयोग वितरण लाइन में किया जाता है। इसका प्रयोग वितरण लाइन में किया जाता है। इसका प्रयोग वितरण लाइन में किया जाता है। तो हमारे क्या मुख्यतः चीनी मिट्टी का बना होता है, इसका प्रयोग वितरण लाइन में किया जाता है। इसकी प्रचालन वोल्टेज 11 kV से 33 kV तक होती है। 11 kV से 33 kV तक। इसमें 2 से 3 डिस्क होती है। इसमें 2 से 3 डिस्क होती है। इसमें 2 से 3 डिस्क होती है। ये हमारे पास क्या होता है, पिन इंसुलेटर होता है। इसका प्रयोग वितरण लाइन में किया जाता है। यह चीनी मिट्टी का बना होता है। प्रचालन वोल्टेज कितनी होती है, 11 kV से 33 kV तक होती है। इसमें 2 से 3 डिस्क होती हैं। तो डिस्क हमारे किस प्रकार से होती है, ये हमें इस प्रकार से दिखाई देता है। हमारे पास क्या होता है, ये पिन इंसुलेटर होता है। इस प्रकार से हमें क्या ये दिखाई देता है। ये था हमारे पास पिन इंसुलेटर है। यह मुख्यतः चीनी मिट्टी का बना होता है। इसका प्रयोग वितरण लाइन में किया जाता है। प्रचालन वोल्टेज 11 kV से 33 kV तक होती है। इसमें 2 से 3 डिस्क होते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, पिन इंसुलेटर। इसके बाद अगला हमारे पास है डिस्क इंसुलेटर। डिस्क, और क्या बोलते हैं इसको, लटकन इंसुलेटर। क्या बोलते हैं, और इंग्लिश में क्या बोला जाता है इसको,
सस्पेंशन इंसुलेटर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सस्पेंशन इंसुलेटर। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। इसका प्रयोग इसका प्रयोग पारेशन लाइन में किया जाता है। इसका प्रयोग पारेशन लाइन में किया जाता है। इसका प्रयोग पारेशन लाइन में किया जाता है। प्रचालन वोल्टेज 33 केवी से 765 केवी तक कहां तक किया जाता है? इसका प्रयोग पारेशन लाइन में किया जाता है। प्रचालन वोल्टेज 33 केवी से 65 केवी तक होती है। तो इसमें जो डिस्कों की संख्या का निर्धारण किया जाता है, हमारे पास ये किस प्रकार से दिखाई देता है? ये हमारे इस प्रकार से दिखाई देता है हमें, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? लटकन इंसुलेटर बोला जाता है या सस्पेंशन इंसुलेटर बोला जाता है। इसमें जो ये डिस्क हमारी, इनका निर्धारण किस प्रकार से किया जाता है? ये हमारे पास क्या है? डिस्क है। इनका निर्धारण पूछा जाता है भाई, डिस्कों की संख्या हम कैसे निकालते हैं? तो डिस्कों की संख्या बराबर में हमारे पास क्या होता है? डिस्कों की संख्या। तो डिस्कों की संख्या निकालने के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? VPH बटे में 11 प्लस में 1। तो हमारे पास ये फॉर्मूला होता है। फेज वोल्टेज बटे में 11 प्लस में 1। VP का मतलब क्या होता है? फेज वोल्टेज होता है। और ये एक हमारे पास क्या है? ये हमारे पास है सुरक्षा गुणांक। हमारे पास क्या है? एक सुरक्षा गुणांक है। हमारे पास क्या एक सुरक्षा गुणांक है। तो VPH बराबर में हमारे पास क्या होता है? तो VPH बराबर हमारे पास होता है VL बटे में √3। तो क्या होता है? VPH बराबर में हमारे पास क्या होता है? VL बटे में √3। VPH हमारे पास क्या होती है? ये हमारे पास है फेज वोल्टेज। कौन सी वोल्टेज है? फेज वोल्टेज। और VL हमारे पास क्या होती है? ये होती है हमारे पास लाइन वोल्टेज। ये हमारे पास क्या है? लाइन वोल्टेज। तो हमारे डिस्कों की संख्या बराबर क्या लिख सकते हैं हम? डिस्कों की संख्या। तो डिस्कों की संख्या बराबर हम लिख सकते हैं, VPH की वैल्यू हमारे पास क्या है? ऊपर क्या था? VPH की वैल्यू हमारे पास क्या है? VL बटे में √3। VPH की वैल्यू लिख दी हमने, VL बटे √3 प्लस में क्या? गुणा में क्या इसके? 11 और प्लस में क्या हो जाएगा? 1। तो हमारे पास डिस्कों की संख्या निकालने का दूसरा फॉर्मूला ये भी होता है। अगर हमें क्या दियो? लाइन वोल्टेज दियो तो हमारे पास ये फॉर्मूला होता है। तो हमारे पास ये है, कौन सा है? डिस्क इंसुलेटर या लटकन इंसुलेटर, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सस्पेंशन इंसुलेटर। इसका प्रयोग पारेशन लाइन में किया जाता है। प्रचालन वोल्टेज कितनी होती है? 33 केवी से 765 केवी तक। फिर पूछा जाता है जो डिस्क प्रयोग की जाती है वो कितनी होती है? तो डिस्क निकालने का हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है? VPH बाई 11 प्लस में 1 हमारे पास क्या भाई? सुरक्षा गुणांक है। थोड़ी एक हम क्या रखते हैं? ज्यादा रखते हैं। तो VPH बराबर होता है हमारे पास VL बाई √3। तो VPH होती है फेज वोल्टेज, VL होता है हमारे पास लाइन वोल्टेज। और जो इसमें चालक होता है वो इसके नीचे वाले सिरे से गुजरता है। तो इसमें क्या है? चालक नीचे वाले सिरे से गुजरता है। ये भी ध्यान रखना, पूछा जाता है भाई चालक कहां से गुजरता है? नीचे वाले सिरे से गुजरता है। क्या गुजरता है? चालक नीचे वाले सिरे से क्या करता है? गुजरता है। अब इसका एक क्वेश्चन कर लेते हैं। तो हम कैसे निकालते हैं डिस्क की संख्या? तो हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि लाइन में प्रचालन वोल्टेज का मान
क्या किया है, लाइन में प्रचालन वोल्टेज का मान, प्रचालन वोल्टेज का मान 220 केवी है। कितना है, 220 केवी है, 220 केवी है। तो डिस्कों की संख्या होगी, तो डिस्कों की संख्या होगी। हमें क्या दे रखा है, लाइन वोल्टेज दे रखी है और हमसे पूछ रखा भाई 220 केवी के लिए हमारे पास कितने डिस्क की जरूरत होगी। तो हमारे पास डिस्क निकालने का फॉर्मूला क्या था, डिस्कों की संख्या, डिस्कों की संख्या का फॉर्मूला हमारे पास था वीपी एच बटे में 11 प्लस में एक तो ये था हमारे पास। दूसरा हमारे पास क्या था, वी एल बाई √3 गुणा में 11 प्लस में एक, ये था हमारे पास। हमें क्या दिया हुआ है, लाइन वोल्टेज हमें दे रखी है, कितनी दे रखी है लाइन वोल्टेज हमें, तो लाइन वोल्टेज हमें दी हुई है 220, कितनी दे रखी है 220, 220 बटे में √3 का मान होता हमारे पास 1.732 गुणा में 11 प्लस में एक, तो हमारे पास ये कितना आएगा। तो जब इसकी गुणा करते हैं हमें 220 बटे में इसकी गुणा करें तो हमारे पास कितना आएगा, 11 दूनी 22, 2 11 3 33 2 35 3 11 77 और 3 11 77 और 2 89 0 80 पॉइंट 11 एकम 11 और 8 19। तो हमारे पास जब इसकी गुणा करी हमने, हमारे पास क्या है 11 दूनी 22, 11 3 33 2 35 का पंजा ऐसी लगी 3 11 77 और 3 80 ऐसी लगी 8 11 एकम 11 और 8 19, हमारे पास ये आ गया। जब इसको हम भाग करें तो हमारे पास कितना आता है, जब इसको 19 से भाग करें, अगर 20 से भाग करते तो हमारे पास कितना आ जाता है, ये 20 एकम 20 2 20 दूनी 40 12 के करीब आ जाता है। लेकिन अब हमारे पास कितना आ रहा है, ये 11.54 प्लस में एक, तो हमारे पास कितने होगी 12.54। तो इसका मतलब हमें कितनी डिस्क चाहिएगी, तो डिस्कों की संख्या हमारे पास कितनी होगी 13 डिस्क चाहिएगी। कितनी डिस्क चाहिएगी हमें, 13 डिस्क की क्या होगी हमें आवश्यकता होगी। कितने डिस्क की आवश्यकता होगी हमें, 13 डिस्क की क्या होगी आवश्यकता होगी हमें। कितनी डिस्क चाहिएगी हमें, 13 डिस्क चाहिएगी। ये था हमारा भी डिस्क टाइप इंसुलेटर। अब जो तीसरा हमारे पास है वो हमारे पास है स्ट्रेन इंसुलेटर या विकृति इंसुलेटर। तो तीसरा हमारे पास कौन सा है, स्ट्रेन विकृति, यह कौन सा है विकृति इंसुलेटर। तो ये हमारे पास क्या होता है, इसका प्रयोग पारेषण तथा वितरण में किया जाता है, वितरण में किया जाता है, पारेषण तथा वितरण में किया जाता है। इसके द्वारा लाइन में तनाव कम किया जाता है। इसके द्वारा लाइन में तनाव कम किया जाता है, किया जाता है। इसका प्रयोग रेलवे लाइन
रेलवे लाइन, मोड़ वाली जगह जहां पे लाइन हमारी क्या करती है, मुड़ती है, मोड़ वाली जगह, और नदियों वाली लाइन में क्या आता है, लाइन में प्रयोग कहाँ किया जाता है इसका, इसका प्रयोग रेलवे लाइन पे, मोड़ वाली जगह और नदियों वाली लाइन पर इसका क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। हमारे पास कौन सा होता है, स्ट्रेन या विकृति। तनाव कम करने के लिए इस इंसुलेटर का प्रयोग किया जाता है। तनाव को कम करने के लिए इस इंसुलेटर का हम क्या करते हैं, प्रयोग। तो हमारे पास ये दिखाई किस प्रकार से देता है, ये हमें इस प्रकार से दिखाई देता है, स्ट्रेन या विकृति इंसुलेटर। इसका प्रयोग पारेषण तथा वितरण लाइन में तनाव को कम करने के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग रेलवे लाइन, मोड़ वाली जगह और नदी पार करनी हो, रेलवे लाइन पार करनी हो, वहां पे इसका क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। या जहां पे अचानक हमारी क्या है, लाइन मुड़ती, वहां पे इसका क्या किया जाता है, प्रयोग। ये था हमारे पास 3 नंबर। तो 4 नंबर पे हमारे पास जो है वो है स्टे या एग इंसुलेटर। कौन सा, स्टे या एग इंसुलेटर, जो अंडे की तरह दिखाई देता है। इसका प्रयोग सटे तार में किया जाता है, सटे तार में किया जाता है। इसका प्रयोग सटे तार में किया जाता है, इसका प्रयोग सटे तार में किया जाता है। इसकी ऊंचाई 3 मीटर तक होती है, 3 मीटर तक। तो स्टे इंसुलेटर हमारा क्या होता है, जो हमारा पोल होता है उसके साथ जो खींची जाती है, जो हमारे पास इस प्रकार से पोल होता है, इसके यहाँ पे ये इंसुलेटर लगा होता है। इस पोल को सहारा देने के लिए क्या लगा होता है, एक ये तार लगी होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, स्टे तार बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्टे तार। स्टे तार के अंदर हमारा क्या लगा होता है, इंसुलेटर लगा होता है। इसको हम क्या बोलते हैं, स्टे या एग इंसुलेटर बोलते हैं। तो हमें दिखाई किस प्रकार से देता है, तो हमें इस प्रकार से क्या देता है, स्टे या एग इंसुलेटर क्या करता है, दिखाई देता है। इसका प्रयोग क्या है, स्टे तार के रूप में किया जाता है। और इसकी ऊंचाई कितनी होती है, 3 मीटर। इसके बाद अगला हमारे पास है सैकल इंसुलेटर। कौन सा है, सैकल इंसुलेटर। तो नंबर 5 पे जो हमारे पास है, हमारे पास कौन सा है, सैकल इंसुलेटर। सैकल इंसुलेटर। सैकल इंसुलेटर हमारा क्या होता है, इसका प्रयोग इसका प्रयोग 11 केवी या इससे 11 केवी या इससे कम वोल्टेज के लिए किया जाता है। 11 केवी या इससे कम वोल्टेज के लिए किया जाता है, यह क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर स्थिति में प्रयोग होता है, ऊर्ध्वाधर स्थिति में। तो इसकी स्थिति पूछ ली जाती है भाई, तो दोनों स्थिति में क्या क्या आता है, इसको प्रयोग क्या आता है। ये हमारे पास क्या भाई, इंसुलेटर के प्रकार थे हमारे पास 5, तो पांचों को हमने पढ़ लिया है। एक हमारे पास क्या है,
इस इंसुलेटर का प्रयोग क्या होता है? तो इसका प्रयोग अब लिख देंगे हम, अक्षैतिज रूप में होता है। किसमें होता है? अक्षैतिज रूप में इसका क्या किया जाता है? प्रयोग किया जाता है। तो ये मैंने 5 इंसुलेटर पढ़े। पहला हमारे पास था पिन टाइप, दूसरा हमारे पास था स्ट्रे सस्पेंशन या डिस्क टाइप। तो ये हमने 5 इंसुलेटरों के बारे में पढ़ा है एक एक करके। पिन इंसुलेटर का प्रयोग धारा को रोकने के लिए किया जाता है। ये निम्न प्रकार के हैं। पिन इंसुलेटर मुख्यतः चीनी मिट्टी का बना होता है। इसका प्रयोग वितरण लाइन में किया जाता है। प्रचालन वोल्टेज 11 केवी से 33 केवी तक होती है। इसमें 2 से 3 डिस्क होती है। इसका हमारा क्या है? डायग्राम है। उसके बाद हमारा आता है दूसरा डिस्क या लटकन इंसुलेटर। इसका प्रयोग पारेषण लाइन में किया जाता है। प्रचालन वोल्टेज 33 केवी से 765 केवी तक होती है। डिस्कों की संख्या कितनी होती है? ये मैंने फॉर्मूला लिखा, वीपीएच बाई 11 प्लस में 1 क्या होता है? सुरक्षा गुणांक होता है। वीपीएच क्या होती है? फेज वोल्टेज। वीएल हमारी क्या होती है? लाइन वोल्टेज। ये हमारा इसका क्या है? डायग्राम है। ये हमारी क्या इसमें डिस्क। तो डिस्क निकालने का हमारे पास ये फॉर्मूला है। जो चालक होता है वो नीचे वाली लाइन से क्या होता है? गुजरता है। तो ये हमने क्वेश्चन किया था इसका। लाइन में प्रचालन वोल्टेज का मान 220 केवी है। तो डिस्कों की संख्या होगी, तो डिस्कों की संख्या फॉर्मूला हमारे पास वीपीएच प्लस में वीपीएच बटे 11 प्लस में 1 या वीएल बटे में √3 गुणा में 11 प्लस में 1। यहां से मैंने निकाला तो हमारे पास जो टोटल डिस्क की संख्या आई कितनी आई है? वो 12.5 आई है, 12.54। तो 0.50 से ज्यादा तो हम क्या लेते हैं? उसको 1 मान लेते हैं। तो कितने डिस्क की जरूरत होगी? 13। फिर हमारा था स्ट्रेन इंसुलेटर। इसका प्रयोग हम तनाव को कम करने के लिए करते लाइन में, जहां पे हमें नदी पार करनी हो, रेलवे पुल पार करना हो, या जहां पे हमारी लाइन क्या होती है? मुड़ती, वहां पे इसका क्या किया जाता है? प्रयोग। और प्रयोग कैसे होता है इसका? क्षैतिज रूप से इसका क्या किया जाता है? प्रयोग किया जाता है। फिर हमारा था स्टे या एग इंसुलेटर। इसका स्टे तार में किया जाता है। जो हमारी खींच होती है वहां पे इसका प्रयोग किया जाता है। इसकी ऊंचाई क्या होती है? 3 मीटर तक इसकी ऊंचाई होती है। पांचवा था हमारे पास साइकिल इंसुलेटर। तो इसका प्रयोग 11 केवी इससे कम वोल्टेज के लिए किया जाता है। यह क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दोनों स्थितियों में इसका क्या जाता है? प्रयोग किया जाता है। अब आगे हम पढ़ेंगे पारेषण लाइन। पारेषण लाइन के प्रकार। तो हमारे पास क्या है? पारेषण लाइन के प्रकार। पारेषण लाइन के प्रकार। तो पारेषण लाइन के प्रकार हम पढ़ेंगे। तो पारेषण लाइन हमारे पास होती है 3 प्रकार की। कितने की होती है? 3 प्रकार की हमारे पास पारेषण लाइन होती है। तीनों के बारे में हम एक एक चीज पढ़ेंगे। तो पहली हमारे पास होती है शॉर्ट लाइन। पहली हमारे पास क्या है? शॉर्ट लाइन। शॉर्ट लाइन। दूसरी हमारे पास है मध्यम लाइन। मध्यम लाइन। तीसरी हमारे पास है लॉन्ग लाइन। लॉन्ग लाइन। तो पहले तो इनकी सबसे पहले जो चीज पूछी जाती है वो पूछी जाती है भाई शॉर्ट लाइन की लंबाई कितनी होती है? तो इसकी लंबाई कितनी होती है? हमारे पास लंबाई होती है इसकी 80 किलोमीटर तक। कितने तक होती है इसकी लंबाई? 80 किलोमीटर तक इसकी क्या होती है? हमारे पास लंबाई होती है। क्या होती है? इसकी जो लंबाई होती है हमारे पास 80 किलोमीटर तक होती है। और मध्यम की हमारे पास कितनी होती है? इसकी लंबाई इसकी होती है 80 से 200 किलोमीटर। कितनी होती है? 80 से 200 किलोमीटर तक। 80 से 200 किलोमीटर तक। इसकी हमारी कितनी होती है? 200 किलोमीटर से ज्यादा। 200 किलोमीटर से ज्यादा। तो पहली तो ये चीज होती है इनमें। शॉर्ट लाइन क्या होती है? शॉर्ट लाइन 80 किलोमीटर तक होती है। मध्यम लाइन कितने तक होती है? 80 से 200 किलोमीटर तक। और लॉन्ग लाइन हमारी कितनी होती है? 200 किलोमीटर से ज्यादा। फिर पूछा जाता है आवर्ती। और अगली बात क्या है? अगर आवर्ती लंबाई गुणा में आवर्ती, अगर हम लंबाई की और आवर्ती की गुणा कर दें तो हमारे पास कितनी होनी चाहिए? इसकी लंबाई गुणा में आवर्ती। तो पूछा जाता है भाई जब हम आवर्ती की और लंबाई की गुणा करते हैं तो हमारे पास जो रेंज कितनी होनी चाहिए? तो हमारे पास होनी चाहिए 4000। कितनी होनी चाहिए?
4000, कितनी आनी चाहिए 4000 तक, कितनी होनी चाहिए 4000 तक। अगर इसमें लंबाई गुणा में आवृत्ति करें तो हमारे पास कितनी हो जाएगी, तो ये हो जाएगी हमारे पास 4000 से 10,000 तक, कितने तक 10,000 तक। अगर इसमें लंबाई गुणा आवृत्ति की गुणा कर दें तो हमारे पास कितनी होनी चाहिए 10,000 से अधिक, 10,000 से अधिक कितनी होनी चाहिए 10,000 से अधिक। और एक हम ऊपर एक चीज रहेगी हमारी, वो लिख लेते हैं पारेषण लाइन में, इसमें प्रतिरोध प्रेरक संधारित्र व कंडक्टेंस होता है। क्या होता है भाई, पारेषण लाइन में क्या होता है, ये चीजें लगी होती है, क्या लगा होता है, आर होता है, एल होता है, सी होता है और जी होता है। क्या होता है भाई, पारेषण लाइन में चार चीजें होती है हमारी, प्रतिरोध होता है, इंडक्टर होता है, कैपेसिटर होता है और कंडक्टेंस होता है। ये चार चीजें हमारी किसके अंदर होती है, पारेषण लाइन के अंदर होती है। तो पूछा था भाई इनमें, तो हमारे पास जो 4000 वाली लाइन होती है इसमें केवल हमारे पास क्या होता है, इसमें हमारे पास होता है प्रतिरोध और इंडक्टर। क्या होता है, प्रतिरोध और इंडक्टर, केवल आर और एल होते हैं इसके अंदर हमारे। जो दूसरी हमारे पास होती है इसमें हमारे पास होते हैं आर होता है, एल होता है और सी होता है। और क्या होता है, सी, आर एल और सी इसके अंदर तीन होते हैं। जो हमारी तीसरी उसमें हमारे क्या होते हैं, आर होता है, एल होता है, क्या होता है भाई, हमारी लाइन है इसमें क्या होता है, आर होता है, एल होता है और क्या होता है, सी होता है और क्या होता है, जी। और क्या होता है हमारे पास, जी कंडक्टेंस, और हमारे पास क्या होता है, जी कंडक्टेंस, आर एल सी और जी, ये हमारे क्या होते हैं इस लाइन के अंदर होते हैं। तो हमारी पारेषण लाइन के प्रकार है, तीन प्रकार की हमारे पास लाइन होती है। कौन कौन सी, शॉर्ट लाइन, मध्यम लाइन, लॉन्ग लाइन। तो शॉर्ट, तो पहले तो पूछा जाता है पारेषण लाइन के अंदर कौन कौन से अवयव शामिल होते हैं। तो पारेषण लाइन के अंदर हमारे क्या होते हैं, प्रतिरोध होता है, प्रेरक होता है, संधारित्र होता है और कंडक्टेंस होती है। तो इसके बाद हमारे पास जो लाइन होती है, हमारे पास तीन प्रकार की लाइन होती है। एक होती है हमारे पास शॉर्ट लाइन, दूसरी होती है हमारे पास मध्यम लाइन, तीसरी हमारे पास होती है लॉन्ग लाइन। तो हमसे पूछा जाता है भाई शॉर्ट लाइन की लंबाई कितनी होती है। तो जो शॉर्ट लाइन की लंबाई हमारे पास कितनी होती है, तो शॉर्ट लाइन की लंबाई हमारे पास होती है 80 किलोमीटर तक। कितने तक है, 80 किलोमीटर तक। फिर पूछा जाता है मध्यम लाइन की लंबाई कितनी होती है, मध्यम लाइन की लंबाई हमारे पास होती है 80 से 200 किलोमीटर तक। फिर पूछा जाता है लॉन्ग लाइन की लंबाई कितनी होती है, तो लॉन्ग लाइन की हमारी लंबाई होती है 200 किलोमीटर से ज्यादा। फिर पूछा जाता है अगर हम आवृत्ति को और लंबाई को गुणा कर दें तो हमारे पास कितने तक होनी चाहिए, तो 4000 तक शॉर्ट लाइन है। अगर मध्यम की लाइन की पूछे तो हमारे पास क्या होनी चाहिए, लंबाई गुणा में आवृत्ति 4000 से 10,000 तक। अगर लॉन्ग की पूछे तो हमारे पास कितनी होती है 10,000 से अधिक। फिर पूछा जाता है भाई शॉर्ट लाइन में कौन कौन से अवयव शामिल होते हैं। तो शॉर्ट लाइन में हमारे पास प्रतिरोध और प्रेरक शामिल होते हैं। फिर मध्यम लाइन में हमारे पास क्या होते हैं, मध्यम लाइन में हमारे पास प्रतिरोध, इंडक्टर और कैपेसिटर तीनों चीजें होती है। उसके बाद हमारे पास तीसरी है लॉन्ग लाइन। लॉन्ग लाइन में हमारे पास क्या होते हैं भाई, आर होता है, एल होता है, सी होता है और जी, ये सारी चीजें क्या होती है इसके अंदर शामिल होती हैं। तो ये थी हमारी भाई पारेषण लाइन के प्रकार। अब इसके ऊपर हम क्वेश्चन कैसे आता है पेपर के अंदर है तो क्वेश्चन इस प्रकार से आता है, लंबाई अस्सी किलोमीटर व आवृत्ति 50 HZ है, HZ है, तो कौन सी लाइन होगी, तो कौन सी
लाइन होगी, कौन सी लाइन होगी, वह कौन से अवयव होंगे, कौन से अवयव होंगे। तो हमारे पास क्या होता है, तो जब हमारे पास क्या दिया है, एल हमें दिया हुआ है 80, एफ हमें कितनी दी है 50, तो लाइन निकालने का हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, एल गुणा में एफ। तो एल कितना है 80 है, गुणा में कितने हैं 50 है, तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 2 जीरो होगी, 8 पंजे 40, तो कितनी होगी 4000 आ गई, कितनी आ गई है 4000 आ गई है। तो हमारे पास कितनी आ गई है 4000 है। तो हमारे पास कौन सी है, शॉर्ट लाइन है, कौन सी है शॉर्ट लाइन है, कौन सी है शॉर्ट लाइन है। और अवयव कौन से होंगे हमारे पास, आर और एल, कौन से होंगे, आर और एल अवयव हो गए हमारे पास। अब दूसरी बार हमें क्या दे सकता है, दूसरे क्वेश्चन में हमें क्या दे सकता है, ये हमारा पहला क्वेश्चन है, 80 किलोमीटर है लंबाई और आवृत्ति कितनी है 50 है। दूसरा हमारे पास क्या हो सकता है, दूसरा हमें क्वेश्चन क्या दे सकता है, दूसरा क्वेश्चन हमें क्या दे सकता है, तो यहाँ पे हमें क्या ये वैल्यू चेंज करके दे सकता है। तो यहाँ पे हमें दे दिया 200 किलोमीटर और यहाँ पे हमें दे दिया 20 HZ। तो अब हमसे पूछ सकता भाई कौन सी लाइन होगी। अगर हमारे पास क्या होता है, अगर अकेली लंबाई दी होती तो हमारे पास कौन सी लाइन हो जाती है, तो हमारे पास होती है मध्यम लाइन 80 से 200 किलोमीटर, लेकिन साथ में क्या दी हुई है, आवृत्ति दी हुई है। तो हम निकाल लेते हैं एल गुणा में एफ, तो 200 गुणा में 20, तो हमारे पास कितना आएगा 20 जीरो जीरो 20 जीरो जीरो 20 दूनी 40, तो हमारे पास कितनी आई है 4000 आई है। 20 की जीरो से गुणा करेंगे 20 जीरो जीरो 20 जीरो जीरो 20 दूनी 40, तो हमारे पास कौन सी लाइन है, ये शॉर्ट लाइन है, कौन सी, ये भी शॉर्ट लाइन है। तो इस प्रकार से हमने ये निकालनी होती है, कौन सी लाइन है, शॉर्ट लाइन है। अगर यहीं पे हमें क्या दे दे भाई, कौन सी दे दे, इस 20 की जगह हमें क्या दे दे 30 दे दे, कितनी दे दे 30 दे दे, तो हमारी कितनी हो जाएगी, तो फिर हमारी क्या होगी, तो हमारे पास हो जाएगा 200 गुणा में 30, तो करेंगे 30 जीरो जीरो 30 जीरो जीरो 30 दूनी 60 30 दिए 90, तो हमारे पास कितनी आ गई 90,000 आ गई, कितनी आ गई 9000 आ गई। तो 9000 आ गई, तो इसका हमारे पास लाइन कौन सी हो जाएगी, तो हमारे पास हो जाएगी मध्यम लाइन, कौन सी हो जाएगी मध्यम लाइन, कौन सी हो जाएगी मध्यम लाइन, कौन सी लाइन होगी हमारे पास मध्यम लाइन होगी। तो इस प्रकार से हम निकालते हैं। अगर इसी की जगह में क्या दे दे, 20 की जगह 40 दे दे, कितना दे दे 40 दे दे, तो हमारा क्या हो जाएगा 200 गुणा में 40, तो बराबर में क्या हो जाएगा जीरो जीरो 40 दूनी 40 जीरो जीरो 40 जीरो जीरो, ये भाई हमारा कितना आएगा 60 आएगा, यहाँ पे कितना आएगा 60, 30 दूनी 60, तो 30 दूनी कितना आएगा 60 आएगा। तो हमारे पास ये इसमें भी कितना आएगा, ये भी हमारी 8000 आएगी। अगर इसकी जगह में कितना दे दे 60 दे दे, कितना दे दे 60 दे दे, तो यहाँ हम 60 रखें तो हमारे पास कितना हो जाएगा 60 जीरो जीरो 60 जीरो जीरो 60 दूनी 120, तो हमारे पास कितनी आ गई 12000 आ गई। तो अब हमारे पास कौन सी लाइन हो जाएगी, अब हमारे पास हो जाएगी लॉन्ग लाइन, कौन सी हो जाएगी लॉन्ग लाइन हो जाएगी। ये थे हमारे पास भाई लाइन के प्रकार, और अगर पेपर में पूछे जाते भी कौन सी लाइन है तो ये हम निकाल सकते हैं। तो ये हमारा था फॉर्मूला, ये हमारे लाइन के प्रकार थे। अब आगे जो हम पढ़ेंगे हमारे पास क्या है, पोल आधार, लाइन आधार या पोल आधार। तो हमारे पास क्या होते हैं लाइन आधार या पोल आधार के बारे में पढ़ेंगे। तो हमारे पास क्या है पोल, लाइन आधार। तो इसके लिए हमारे पास क्या होता है, तो इसके लिए सबसे पहले हमारे पास होते हैं गुण, भाई क्या क्या गुण होते हैं गुण। उसके बाद हमारे पास क्या होता है, तो हमारे पास होता है तो लकड़ी का पोल, किसका लकड़ी का पोल। दूसरा हमारे पास होता है आरसीसी पोल, आरसीसी पोल। एक होता है हमारे पास स्टील पोल, क्या होता है स्टील पोल। एक होता है हमारे पास स्टील टावर। तो इनका प्रयोग हम किसके लिए करते हैं, लाइन के लिए करते हैं।
स्टील टावर। तो इनमें पूछा जाता है, तो पहली चीज क्या पूछी जाती है इनके अंदर है, तो गुण में क्या पूछा जाता है इनमें, सबसे पहले पूछी जाती हुई दूरी, कितनी दूरी के लिए इनको हम प्रयोग करते हैं। तो पहली हमारी क्या है, स्पैम। क्या है, स्पैम, कितनी दूरी के लिए इसको हम क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं, स्पैम। तो इसका प्रयोग हम करते हैं 40 से 80 मीटर, कितने तक करते हैं, 40 से 80 मीटर, 80 नहीं, कितने तक है, 40 से 60 मीटर तक इसका क्या जाता है, प्रयोग किया जाता है। आरसीसी पोल का प्रयोग किया था हमारे पास, आरसीसी का क्या आता है, 80 से 200 मीटर, कहां तक किया जाता है, 80 से 200 मीटर तक। स्टील पोल का प्रयोग किया था हमारे पास 50 से 80, 50 से 80 मीटर तक, कितने तक है, 80 मीटर तक। स्टील टावर का प्रयोग किया था हमारे पास 100 से 300 मीटर तक, कहां तक किया जाता है इसका प्रयोग, इसका प्रयोग किया जाता है 100 से 300 मीटर तक। तो हमारे पास क्या भाई, कितनी दूरी के लिए कौन से पोल का प्रयोग किया जाता है, तो लकड़ी के पोल का जो प्रयोग किया जाता है वो 40 से 60 मीटर तक किया जाता है। आरसीसी पोल का प्रयोग 80 से 200 मीटर तक किया जाता है, और स्टील पोल का प्रयोग 50 से 80 मीटर तक किया जाता है। स्टील टावर का प्रयोग 100 से 300 मीटर तक किया जाता है। फिर पूछा जाता है भाई पोल की ऊंचाई कितनी होती है। फिर दूसरा हमारे पास क्या है, पोल की ऊंचाई, पोल कितनी ऊंचाई के होते हैं, पोल की ऊंचाई, क्या पूछा जाता है, पोल की ऊंचाई। तो हमारे पास होता है लकड़ी का पोल है 11 मीटर तक का, कितने मीटर तक का, 11 मीटर। ये हमारे पास कितने तक का होता है, 9 से 10 मीटर, कितने तक का होता है, 9 से 10 मीटर तक का। ये हमारे पास होता है 11 से 13 मीटर का, कितने का होता है, 11 से 13 मीटर तक का। और ये हमारे पास होता है 25 मीटर से अधिक, कितने तक का होता है, 25 मीटर से अधिक। तो ये हमारे पास कितना होता है, 25 मीटर से अधिक। तो हमारे पास क्या होती है भाई, पोल की ऊंचाई कितनी होती है, लकड़ी का पोल होता है 11 मीटर तक का, आरसीसी पोल होता है 9 से 10 मीटर का, और स्टील पोल होता है हमारा 11 से 13 मीटर का, और जो स्टील टावर होता है हमारा कितना तक का होता है, 25 मीटर से अधिक। फिर पूछा था प्रचालन वोल्टेज कितनी होती है, तीसरी भी कितनी प्रचालन वोल्टेज के लिए इनको प्रयोग किया जाता है। तो 3 नंबर पे हमारे पास क्या है, प्रचालन वोल्टेज, प्रचालन वोल्टेज। तो इसका प्रयोग कितने तक किया जाता है, 11 से 22 केवी, कितने तक क्या आता है, 11 से 22 केवी। इसका प्रयोग क्या आता है, 33 केवी, और इसका प्रयोग 11 से 33 केवी। तो इनका प्रयोग है इस प्रकार से हम क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। प्रचालन वोल्टेज कितनी होती है, 11 से 22 केवी, इसकी होती है 33 केवी, और इसकी होती है 33 केवी, और इसका प्रयोग क्या आता है, 33 केवी से 765 केवी, कितने तक है, 765 केवी तक प्रयोग किया जाता है। ये हमारे पास क्या है, लाइन आधार या पोल आधार। तो इस प्रकार से इनका प्रयोग क्या था भाई, गुण क्या होते हैं इनके अंदर, स्पैम 40 से 60 मीटर, लकड़ी का पोल, उसकी ऊंचाई कितनी होती है, पोल की 11 मीटर होती है, प्रचालन वोल्टेज कितनी होती है, 11 से 22 केवी। दूसरा हमारे पास है आरसीसी, आरसीसी का जो पोल होता है उसकी दूरी कितनी होती है, 80 से 200 मीटर तक प्रयोग करते हैं, और 9 से 10 मीटर उसकी क्या होती है, ऊंचाई होती है, और वोल्टेज कितनी होती है उसके अंदर, 33 केवी तक उसका क्या किया जाता है, प्रयोग कर लिया जाता है। फिर हमारे पास अभी स्टील पोल, स्टील पोल की जो दूरी होती है वो कितनी होती है, 50 से 80 मीटर होती है, और ऊंचाई कितनी होती है, 11 से 13 मीटर तक होती है। फिर हमारे पास है स्टील टावर, 11 से 100 से 300 मीटर तक इसका प्रयोग किया जाता है, 25 मीटर से अधिक क्या होती है इसकी ऊंचाई होती है।
और 33 से 765 केवी तक इसका प्रयोग किया जाता है। तो ये आरसीसी पोल तो हमने देखे हैं, हमारे एक किले से दूसरे किले के बीच लगातार उसकी लंबाई लगभग कितनी होती है, 198 या 220 तक होती है। तो इसका प्रयोग कितने तक किया जाता है भाई, 200 मीटर तक इसका क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। अब हम पढ़ेंगे वितरण। आगे हमारे पास क्या है, वितरण। क्या हमारे पास है, वितरण। और वितरण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन। क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन। तो डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास क्या होता है, वितरण के लिए ACSR चालक का प्रयोग किया जाता है। ACSR चालक का प्रयोग किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। वितरण वितरक द्वारा किया जाता है, वितरण वितरक द्वारा किया जाता है। वितरक को क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर। वितरण वितरक द्वारा किया जाता है। क्या है, वितरण हमारा क्या होता है, वितरण वितरक द्वारा किया जाता है। वितरकों का आकार, वितरकों का आकार वोल्टेज ड्रॉप के अनुसार बनाया जाता है। वोल्टेज ड्रॉप के अनुसार बनाया जाता है। वितरकों का आकार या साइज वोल्टेज ड्रॉप के अनुसार बनाया जाता है, बनाया जाता है। और वितरक में वोल्टेज ड्रॉप, वितरक में वोल्टेज ड्रॉप प्लस माइनस 6% स्वीकार्य है। कितना वोल्टेज ड्रॉप, 6% क्या होता है, स्वीकार्य है। वितरक में वोल्टेज ड्रॉप कितने तक का, 6% तक क्या होता है, स्वीकार्य होता है। कितने वोल्टेज तक हम क्या कर सकते हैं, वोल्टेज ड्रॉप को मान्य कर सकते हैं, तो 6 तक हम क्या कर सकते हैं, उसको मान्य कर सकते हैं। तो हमारे पास ये होता है वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन। वितरण के लिए ACSR चालक का प्रयोग किया जाता है। वितरण वितरक द्वारा किया जाता है। वितरकों का आकार वोल्टेज ड्रॉप के अनुसार बनाया जाता है। वितरक में वोल्टेज ड्रॉप प्लस माइनस 6% क्या होता है, स्वीकार्य होता है। इसके बाद हमारे पास एक है सर्विसमैन। इसके बाद हमारे पास क्या है, सर्विसमैन। तो ये पेपर में आई हुई परिभाषा है, सर्विसमैन क्या होता है, सर्विसमैन। सर्विसमैन हमारे पास क्या होता है, सर्विसमैन होता है हमारे पास वह चालक जो वितरक को ऊर्जा मीटर से जोड़ता है, ऊर्जा मीटर से जोड़ता है। हमारे पास क्या कहलाता है, सर्विसमैन कहलाता है। क्वेश्चन पेपर में ऐसे पूछा हुआ था, वह चालक जो वितरक को ऊर्जा मीटर से जोड़ता है उसको क्या कहा जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सर्विसमैन बोलते हैं। वह चालक जो वितरक को ऊर्जा मीटर से जोड़ता है उसको हम क्या बोलते हैं, सर्विसमैन बोलते हैं। तो ये थी हमारे पास पारेषण लाइन की क्लास नंबर 1। इसके बाद एक क्लास और आएगी हमारी पारेषण लाइन की। तो ये क्लास आपको कैसी लगी, आप क्लास पूरी देखना। ये क्लास जितने भी बच्चे टेक्निकल भर्तियों की तैयारी कर रहे हैं, लाइनमैन की है, एसए की है, WPO की है, टेक्निकल हेल्पर की है, या और भी जितनी भी टेक्निकल भर्तियां आती है हमारी रेलवे के अंदर आती है, उनके लिए, और जो बच्चे वायरमैन और इलेक्ट्रीशियन से ITI की ट्रेड कर रहे हैं उन बच्चों के लिए काफी इंपॉर्टेंट क्लास है। क्लास आपने पूरी देखनी है। अगर आपको क्लास में कोई भी चीज समझ में नहीं आती है
तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हो, और हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहना और बढ़िया बढ़िया क्लासों का आप आनंद लेते रहना। तो अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो आप हमारे चैनल को लाइक करना, शेयर करना और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।